हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। रिवीजन कर रहे हैं ना बराबर। देखिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करेंगे तो आप आगे की जो क्लास है, आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से लिंक कर लेंगे। आज हमारा राजकोषीय नीति का आखिरी भाग है, भाग 3, जिसके जरिए हमने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स की जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी फैक्ट थे, उनको अच्छे तरीके से एक कहानी के जरिए से, घरेलू उदाहरण से पूरा कवर कर लिया है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें एक घरेलू उदाहरण ऐसा देता हूं जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ लें। जैसे कल की क्लास में आपको इससे पहले जो सूत्र होते थे वो काफ़ी परेशान करते थे। कल मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, आप लोगों ने उनको किया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आज हम 2026 और 27 का जो बजट था उसकी जो मुख्य बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको कवर करेंगे और आज यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो रिवीजन करते रहिए। रिवीजन से आप पीछे मत हटिए। एक बार ऐसा पढ़िए कि दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता आपको ना पड़े। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, मैं अपनी क्लास में हमेशा मोटिवेशन लाता हूं जो हमारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जो काफी महान लोग रहे हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। आप जानते होंगे कि कलाम जी की जीवन में बहुत ही कठिनाइयां रही हैं, तब भी उन्होंने कहा, देखिए, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में आप उन लोगों में बनिए जो छोड़ी हुई चीजों को ना अपनाएं। आप खुद उन चीजों को पाने में इतनी मेहनत कर दें, इतना अपने आप को उस चीज में लगा दें कि वो चीज अपने आप आपके पास चली आए। तो मेहनत करते रहिए, मैं बार बार कहता हूं। और किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा पढ़िए एक बार कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। जैसा कि आप मेरी क्लास में देखते हैं किस तरीके से मैं स्टोरी, घरेलू उदाहरण अच्छे तरीके से हर चीज को कवर कर देता हूं और आपको दिमाग में समझ में आ भी जाता है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारा मॉड्यूल 6 जा रहा है। हमने इससे पहले मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर लिए थे। 6 है और 7 है। 7 में हम जो बजट, जो करंट अफेयर है उसको अपडेट करके इसमें शामिल हमने कर दिया है। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारा पहला कॉन्सेप्ट है और यहाँ से साथियों आप समझें, काफी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम में। राजकोषीय नीति की एक, ये देखिए आप, चक्रीय अनुकूल नीति। अगर आपके सामने कथन में लिख दिया जाएगा कि मंदी के समय में चक्रीय अनुकूल नीति कारगर होती है, तो उस समय अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा तो आप अनुकूल शब्द देख के इसको सही करने का प्रयास कर देंगे। पर मैं आपको बताऊं, यह बात गलत है। इसमें क्या है कि जब मंदी होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मंदी का समय क्या है कि मतलब चीजें ना सप्लाई सही तरीके से चल रही है, ना डिमांड सही तरीके से चल रही है, मार्केट एकदम सुस्त स्थिति में है। उस स्थिति में सरकार को अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, विस्तारवादी नीति को अपनाना चाहिए। मंदी के समय में मतलब टैक्स को कम कर दे तो लोगों के पास पैसा आए, लोग डिमांड क्रिएट कर दें बाजार में, अधिक से अधिक योजनाएं चलाएं, व्यय अधिक से अधिक करें। पर वो इस समय क्या करते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब चक्रीय अनुकूल नीति लिख के आए तो फैसले गलत हैं। बस इतना सा अपने दिमाग में बैठा लेना है कि फैसले गलत हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यह वही नीति है जो अर्थव्यवस्था के चक्र की दिशा में ही काम करती है। कैसे? यानी जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो तो सरकार भी खर्च कम कर दे। मतलब क्या कर दे? खर्च कम कर दे। और जब उछाल पर हो तो सरकार खर्च बढ़ा दे। तो इससे क्या होता है, आप यहाँ देखिए, यहाँ तो समझिए, इन्होंने ले लिया है गलत फैसला कि मंदी के समय में इन्होंने विस्तारवादी नीति का अपनाना चाहिए था, पर ये क्या कर रहे हैं, संकुचनकारी नीति उसी के तहत, उसी चक्र में फंस के अपना रहे हैं। मान लीजिए पिताजी की नौकरी छूट गई है, घर में पैसों की तंगी है। ऐसे समय में पिताजी
घबरा कर बच्चों की स्कूल की फीस रोक देते हैं और खाना भी आधा कर देते हैं, तो इसका क्या असर होगा? वो सोचेंगे मैंने तो खर्च कम कर दिया, पर परिणाम क्या आएगा? इस मंदी की खत्म नहीं होगी, बल्कि बच्चे बीमार पड़ेंगे, पढ़ाई छूटेगी, स्थिति और खराब हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब होगा बच्चों का, उसके लिए तो और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। हवा के साथ बहने की इस नीति को क्या कहते हैं? चक्रीय अनुकूल नीति। तो यहां से कथन बन सकता है, जैसा कि आपको मैंने पहली लाइन में ही लिख के दिया है, यही कथन डाल देंगे कि इसमें क्या होता है, यह वही नीति है जो अर्थव्यवस्था के चक्र की दिशा में काम करती है। और फिर दूसरा कथन डाल देंगे कि मंदी की स्थिति में सरकार के द्वारा विस्तारवादी नीतियों का उपयोग किया जाता है चक्रीय अनुकूल नीति में, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जहां पर आ जाए चक्रीय अनुकूल नीति तो समझ जाना है फैसला गलत हो रहा है, उसके अनुकूल नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, वो भी उसी दिशा में प्रवाह करना शुरू कर दी है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण मैंने बहुत आसान सा घरेलू उदाहरण दिया है, इससे मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक होता है चक्रीय प्रतिकूल नीति। इसमें क्या होता है, आप प्रतिकूल शब्द का मतलब ये मत समझें कि ये गलत चीज है। इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलिए मंदी है, ठीक है, मंदी है, तो सरकार क्या करेगी इस समय? विस्तारवादी नीति, मतलब फैसले सही लेना शुरू कर देगी। तो अनुकूल में क्या है? फैसला गलत लिया जा रहा है, प्रतिकूल में क्या है? फैसला सही लिया जा रहा है। यहाँ पर मंदी के समय में सरकार के द्वारा टैक्स की दरों को कम कर दिया जाएगा, व्यय अधिक किया जाएगा, और साथ ही साथ योजनाएं भी चलाई जाएंगी जिससे कि बाजार में पैसे की पूर्ति कर सके और सप्लाई जो डिमांड है उसको बढ़ा दें और आराम से बाजार स्थिर स्थिति में आ जाए, उसे कहते हैं चक्रीय प्रतिकूल नीति। अब क्या होगा, एग्जामिनर जानता है कि बच्चों को शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर और इन सब चीजों की आदत है। अब वो आपको क्या करेगा, एक स्टोरी बनाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपीएससी में, चाहे स्टेट पीसीएस में, आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट ना आके एक स्टोरी का रूप ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपको कथन दिए जा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपको उस पर कमांड है कि नहीं है, या आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ के यहाँ बैठ गए हैं और आपको लगता है कि आप एग्जामिनर क्वेश्चन सही कर देंगे? नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, जैसे कि मैंने समझा दिया। अब चक्रीय अनुकूल नीति के तहत कोई भी बात की जाएगी तो आपको पता है कि यहाँ फैसले गलत हो रहे हैं, उसी के प्रभाव में चले जा रहे हैं। मंदी है तो संकुचनकारी वही नीति अपना रहे हैं, प्रतिकूल में फैसले सही हैं, मंदी है तो विस्तारवादी नीति चलेगी। तो यहाँ पर आपको कथन में लिखा जाएगा, सॉरी, यह वह नीति है जो अर्थव्यवस्था के चक्र के विपरीत दिशा में काम करती है। तो ये विपरीत दिशा लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? मंदी के समय में सरकार अपना खर्च बढ़ा देती है और उछाल के समय में खर्च कम कर देती है। इन दो लाइनों को आपको याद रखना है, एक ये लाइन, इससे कथन बनेगा, और आपको एक ये लाइन याद रखना है। अगर आप याद भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल सा दिमाग लगाइए कि अनुकूल का मतलब है फैसले गलत हो रहे हैं। आप इस लाइन को पढ़ के आप समझ जाएंगे, यानी अर्थव्यवस्था में मंदी है तो सरकार खर्च कम कर रही है, तो फैसला तो गलत है ना, मंदी में तो खर्च बढ़ाना चाहिए, और जब उछाल पर हो तो सरकार खर्च बढ़ा दे। तो आप आराम से इस कथन को भी पकड़ लेंगे और इस कथन को भी पकड़ लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था के चक्रीय नीति के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन लिखिए, ये क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो नहीं दिखा है कहीं पर, हाँ आने वाले समय में यूपीएससी स्टेट पीसीएस में जरूर पूछा जाएगा, तो अपना दिमाग क्लियर रखें। लिखिए, चक्रीय अनुकूल नीति में सरकार के द्वारा विपरीत दिशा में कार्य किया जाता है, पहला कथन। दूसरा कथन लिखिए, चक्रीय प्रतिकूल नीति में सरकार के द्वारा चक्र के अनुसार ही कार्य किया जाता है। अब आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ए ऑप्शन में लिखिए केवल 1, बी ऑप्शन में लिखिए केवल 2,
सी ऑप्शन में लिखिए 1 और 2, डी में लिखिए इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कि कौन सा कथन सही है। जैसा कि अब आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब लिख भी रखा है। तो इसका आंसर मुझे मेरे टेलीग्राम पर क्वेश्चन जो आपने डायरी में लिखा है उसको डाल के जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। मैं देखता हूँ कि कितने मेरे साथी हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अब वो कितना भी कठिन प्रश्न बनाए इस पर, और मेरे साथी आराम से उसको कर देंगे। कर देंगे ना आप लोग। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए कई बच्चों के आते हैं मैसेज की सर टेलीग्राम ग्रुप, तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप चैनल में जुड़ जाइए, और वहां पर इसकी पीडीएफ भी मैं क्लास के तुरंत बाद डाल देता हूँ। अब आपको ये बताने की मुझे लगता है आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आप चाहें तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं और आपकी क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी। अगर मान के चलिए कि आपको उतनी मेहनत नहीं करना है, आप चाहते हैं सर थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए, ये देखिए मैं शॉर्ट भी दे देता हूँ। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझाइए, फिर उसके बाद शॉर्ट में देख लीजिए कि मंदी है तो चक्रीय जो अनुकूल नीति है, सरकार यहाँ खर्च घटाती है, टैक्स बढ़ाती है। तो इस समय क्या होगा, मंदी और भयानक हो जाएगी। सरकार खर्च बढ़ाती है, टैक्स घटाती है चक्रीय प्रतिकूल नीति में, और ऐसे ही आपके कथन में लिख दिया जाएगा सेम। और अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं है तो आप गलत कर जाएंगे। क्या इससे पहले आपने जो राजकोषीय नीति पढ़ी थी उसमें ये चक्रीय अनुकूल नीति प्रतिकूल नीति को इतने अच्छे तरीके से आपने पढ़ा था? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था क्या? क्योंकि कई जगह क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में वही चीजें दे दी जाती हैं जो पीवाईक्यू में देखा और आपको रख दिया सामने। पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब कि जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है या स्टैंडर्ड बुक्स में जो कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं क्लियर करिए। क्लियर करना इसलिए जरूरी है, एग्जामिनर अगर नए तरीके से प्रश्न बना रहा है, नए कॉन्सेप्ट से प्रश्न बना रहा है, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो क्या होता है, जैसे कि आप राजव्यवस्था पढ़ें, भूगोल पढ़ें, इतिहास पढ़ें, बस मेरी 3 बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखें। वो 3 बातें क्या हैं? कोई भी सब्जेक्ट बहुत आसानी से आप 1 से 2 माह में खत्म कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 माह में केवल खत्म कर रहा हूं। उसमें भी आपकी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक दोनों ही कवर हैं। अब इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। साथ ही साथ प्लस मैंने करंट भी इसमें लिंक कर दिया है चैप्टर वाइज। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई विषय पढ़ते हो तो सबसे पहले विषय पढ़ने से पहले आपको उसका इंडेक्स जरूर तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स रहेगा, क्लियरिटी रहेगी कि किस चैप्टर में मेरी कमांड कमजोर है, किस चैप्टर में मेरी कमांड अधिक है। इस चैप्टर को तो मैं साइड में थोड़े से इसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, पर जिस चैप्टर में मेरी कमांड अच्छी नहीं है उस चैप्टर को मैं थोड़ा ध्यान से उसकी हर एक बारीकी को देखूंगा। दूसरी चीज है, किसी भी चीज को पढ़े तो कहानी के रूप में पढ़े। कैसा पढ़े? कहानी के रूप में, जिससे कि चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठी रहें। कहानी का रूप मतलब ये होता है कि अपने जीवन की हर एक चीज को जोड़ते हुए एक स्टोरी बनाते हुए, जैसे कि मैं यहाँ बनाता हूँ, पिताजी हुए, भैया हुए, घर के घरेलू उदाहरण देता हूँ। इससे क्या रहेगा, लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी। फिर तीसरा काम क्या करना है, प्रश्न। मान के चलिए कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, आप पीवाईक्यू को देखते रहते हो, तो आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उससे 2 से 3 प्रश्न बनाने का खुद प्रयास करें कि एग्जामिनर किस तरीके से एग्जाम में आपको गुमराह कर सकता है इधर से उधर चीजें करके। जैसा कि मैं आपको ये भी करके देता हूं। जिस भी साथी ने ये 3 चीजें कर ली सारे सब्जेक्ट में, मैं दावा कर रहा हूं वो किसी के सामने भी खड़ा हो जाए, एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न बना दे स्टोरी में, वो अच्छा ही प्रदर्शन करेगा। उसकी कमांड बहुत अच्छी होगी, वो जीवन में कभी असफल ही नहीं होने वाला। बाकी चलिए, आपको अगर लाइफ में मान के चलिए कि वो जॉब नहीं मिली, वो नौकरी नहीं मिली, तो आप लाइफ में असफल नहीं कहलाएंगे। किसी को भी वो सब्जेक्ट में आसान तरीके से समझा देंगे, क्योंकि यह जो है हमारी स्मार्ट अप्रोच है जो मैं लागू करता हूं, आपने देखी भी होगी। बहुत ही जल्द भारतीय राजव्यवस्था भी आ रही है, आप उसे भी पढ़ेंगे तो पूरी स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। एम लक्ष्मीकांत को मैं 60 डेज में कंप्लीट कर दूंगा। इसी का मैं अभी प्लान तैयार कर रहा हूं, किस तरीके से 60 डेज में सारी हर एक चीज को कंप्लीट कर देना है। इसमें गवर्नेंस का भी तड़का होगा, पूरा मेंस प्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि
भारतीय अर्थव्यवस्था में मैं कर रहा हूं प्री और मेंस। अगर आपके मान के चलिए प्रश्न बनता है मेंस का कि भारत की जीडीपी धीरे धीरे और देशों के मुकाबले बढ़ रही है, तो इसमें चक्रीय नीति जो अनुकूल है और प्रतिकूल है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले भविष्य में, और किस नीति का अनुसरण भारत सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। 150 शब्दों में आंसर। देखिए अभी क्वेश्चन बना दिया, एक कॉन्सेप्ट तैयार हो, 150 शब्द आराम से आप लिख लोगे, एग्जामिनर को भी आप समझा दोगे। तो यही जो मैंने उदाहरण दिए हैं, आप इन उदाहरण को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। एग्जामिनर तो आपसे काफी प्रसन्न हो जाएगा कि बताइए किस तरीके से एक नॉर्मल से उदाहरण से बच्चे ने 2 कोष्टक में मेरे को 150 शब्दों की जगह यही समझाने का प्रयास कर दिया है। वो ऊपर ही देख के मान के चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 6 से 5 नंबर दे जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो, 6 5 क्यों, 10 में 9 क्यों नहीं दे रहा है? तो देखिए आपका स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, बहुत ही आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख देंगे तो 6 से आगे बढ़ने में बहुत ही तकलीफ होती है एग्जामिनर को। 6 बहुत अच्छा माना जाता है, तो इस चीज का याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे बजट के विभिन्न प्रकार के। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, आपकी यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम हो। यहाँ बजट क्या है, सिर्फ कल मैंने आपको बताया था कि 112 में बजट शब्द का उपयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। कल आपको काफी चीजें इसके विषय में पढ़ाई थी, आज कुछ चीजें और पढ़ा दूंगा, पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है शून्य आधारित बजट क्या है। तो आपको पहले तो मैं एक साधारण सा उदाहरण से समझाऊंगा जिससे कि आपको चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएं। घर की सफाई, समान सोच आप रखिए। समान तौर पर माता जी हर महीने केवल टीवी का 500 रुपए का बिल देती हैं, क्योंकि यह सालों से चला आ रहा है कि भाई टीवी हमको रिचार्ज करानी है, 500 रुपए देना है, रिचार्ज होती रहेगी। पर समय बदल गया, मोबाइल आ गया, नेट आ गया, रील्स आ गई, इंस्टाग्राम है, हर एक चीज आपके हाथ में है। आप टीवी को समय दे रहे हैं क्या? तो ये 500 रुपए आप बेकार क्यों कर रहे हैं? जब कोई टीवी खोल ही नहीं रहा है, सब अपने अपने फोन में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ देखिए, इसका नजरिया कहेगा इस बार माता जी ने शून्य से शुरू किया। पूछा क्या क्या कोई टीवी देखता भी है? सब तो मोबाइल चलाते हैं। जब जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बिल बंद कर दिया। पुरानी आदतों को चुनौती देकर नया खर्च तय करना, यही शून्य आधारित बजट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीजें पहले चलाई जा रही थी पर वो किसी काम की नहीं रही, आधुनिक समय में नई नई चीजें आ गई हैं, तो बजट को नए तरीके से निर्माण करना कि उसमें पैसा क्यों फालतू में हम खर्च करें, यही इसका मतलब है। और आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पारंपरिक बजट में हम पिछले साल के खर्च में 10% जोड़कर नया बजट बना देते थे, लेकिन शून्य आधारित बजट में हर साल आधार शून्य माना जाता है। क्या इस चीज की आवश्यकता है कि नहीं है? कि हम मान के चलिए कोई एक स्कीम चला रहे हैं, अब वो देख रहे हैं कि उस स्कीम का लाभ हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है, अब उसकी जरूरत नहीं है, तब भी हमने उसको फंड दे दिया 100 करोड़ रुपए का। ये तो गलत है ना, ये तो पैसों की बर्बादी है। जैसे 500 का टीवी का रिचार्ज तो पैसों की बर्बादी है ना, आपके घर में कोई देख ही नहीं रहा है। तो यही चीज को हर मंत्रालय को अपने हर 1 रुपए के खर्च को फिर से सही साबित करना पड़ता है, चाहे वह योजना कितनी भी पुरानी हो, कि इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या तो बंद कर दीजिए इसको, या इस योजना का लाभ मिल चुका है अब आवश्यकता नहीं है तो इसको बंद करिए, नए तरीके से नई स्कीम लाइए, नई तरीके की सोच बनाइए। कि पहले हम बुजुर्गों पे फोकस कर रहे थे, अब हम युवाओं पे अगर फोकस करते हैं तो हमारा आर्थिक विकास और बेहतर होगा। बुजुर्गों की जो समस्या थी वो योजना से हमने कंप्लीट कर दी है। तो इससे आपका क्या होगा, जो प्री में क्वेश्चन बनाया जाएगा वो इसी तरीके से बनाया जाएगा कि शून्य आधारित बजट के निम्न कथनों पर विचार करें, और वहां पर एक घरेलू उदाहरण दे दिया जाएगा कि एक्स नाम के व्यक्ति ने, जो जिनकी उम्र 70 वर्ष है, वह योजना का लाभ उठा रहे थे 1955 से, और ऐसे ही उनकी उम्र के व्यक्ति को वह लाभ मिल चुका है, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं लगती है। क्या यह शून्य बजट का एक आधार है? दूसरा कथन लिख देगा
कि वाई नाम के जो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष है और उनको अभी रोजगार के लिए नई नई स्कीमें चलाना सरकार के लिए लाभदायक हो सकता है। इसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। क्या यह शून्य आधार बजट का सकारात्मक सोच है? इस तरीके से जब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना दिए जाएंगे और आपको अगर इस पे कमांड नहीं है तो आप कहेंगे बड़ा डिफिकल्ट पेपर बना दिया है, बहुत लेंदी पेपर बना दिया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? आपने क्या है, ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, इनकी हैबिट डाल ली है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने की। इन शॉर्ट नोट्स को हटाइए। मैं बार बार कहता हूँ, कॉन्सेप्ट पे कमांड बनाइए, चाहे एक्स व्यक्ति आए चाहे जेड व्यक्ति आए, कॉन्सेप्ट पे कमांड होगी तो आप सीधा क्वेश्चन को टारगेट कर लेंगे और सही कर देंगे। और मैं तो कहता हूं आप तो इसे भी याद मत रखिए, आप तो सिर्फ छोटी छोटी बातें जो मैं साधारण से उदाहरण देता हूं इनको याद रखिए। चाहे एक्स व्यक्ति आए वाई आ जाए, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला, एग्जामिनर कितना भी घुमा के बना ले, है ना। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपको शून्य आधारित बजट पे बना के दिखाया, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला कथन जो मैंने बोला था लेते हुए आ रहे हैं, क्या ये आधार हो सकता है? हाँ, बात सही है। और दूसरा कथन मैंने बोला था कि युवाओं के लिए सकारात्मक सोचे, हाँ वो बात भी सही है। तो शून्य आधारित बजट पर दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। अब ये काम करिएगा, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको मैंने अभी ये जो क्वेश्चन बोला इसको डायरी में लिखिए। जो भी आपके दोस्त हैं या जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो भी भारतीय व्यवस्था कहीं से पढ़ रहे हैं, उनको ऑप्शन बना के दे दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और ऑप्शन में डाल दीजिएगा, ए में अपने तरीके से डाल दीजिएगा और उनसे कहिएगा भैया इसका आंसर देना, भाई इसका आंसर देना। मैं बता रहा हूँ गलती कर जाएंगे, गलती कर जाएंगे, फिर उनको मेरी क्लास दिखा देना कि देखो भाई एक काम करो, भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ से पढ़ लोगे ना एक बार तो पूरे दिमाग के तार खुल जाएंगे, क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप सही कर लोगे। आप कहाँ लगे हुए उतने समय से? आप क्या वही शॉर्ट नोट्स, वही बड़ी बड़ी बातें, हंसी की बातें सुनने जा रहे हो क्लास में? जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है, शिक्षा कम है, शिक्षा बहुत कम है, रीलबाजी ज्यादा है, हंसी मजाक ज्यादा है, सही कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं बनाना है, अपने आप को किस तरीके से बड़ा चढ़ा के दिखा देना है, चीजें कर देना है, यही सब चल रहा है। और मैं इन सबसे हटके काम कर रहा हूं, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए इस चैनल पर। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक अपनी सोशल मीडिया, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, हर जगह इस लिंक को शेयर करिए। हर जगह आप लोगों का प्यार और सहयोग देख के मैं आपके लिए और भी अच्छी मेहनत करूंगा। अभी तो मैं भारतीय राज्य व्यवस्था ला रहा हूँ, अर्थव्यवस्था। आने वाले समय में जब आपका ऐसा ही प्रेम बना रहा तो भूगोल, इतिहास सब कुछ पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन जो है पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। कोई टेस्ट सीरीज की आवश्यकता आपको लाइफ में नहीं पड़ने वाली, हम अपने आप में ही टेस्ट सीरीज बन जाएंगे। हर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट का तुरंत ही क्वेश्चन निर्माण कर देंगे, फिर एग्जामिनर कैसा भी बना ले। तो आपको शून्य आधारित बजट मेरे हिसाब से अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब परिणाम आधारित बजट ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, आपको 6 साल का समय दिया गया है कि आप पे हम घर वाले कहते हैं कि 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, इस 6 साल में आप कुछ करके दिखाइए। और आप करके भी दिखा देते हो, मतलब आपने परिणाम दे दिया है, तो एक खुशी की बात है, वो 10 लाख रुपए वसूल हो गए। तो यही है कि परिणाम देखिए, अगर आपको यहां समझ में नहीं आया तो मैं साधारण से उदाहरण है मेरे पास, आउट ले लीजिए। आपने जिम में कितना 10 रुपए हजार की 10 हजार की फीस भर दी, नॉर्मल से उदाहरण है, कहानी के जरिए समझिए। अब आउटकम क्या है? 3 महीने के बाद आपका 5 किलो वजन कम हुआ या नहीं? अगर वजन कम नहीं हुआ तो 10 हजार रुपए बेकार गए। सरकार अब यही हिसाब मांगती है कि कोई स्कीम चलाई, उसका आउटकम निकल ही नहीं रहा है, तो परिणाम आधारित बजट बनाया जाता है कि आप इतना तय करिए, इस तरीके से काम करना है, और इसका परिणाम अगर आप 5 साल ले रहे हो, 6 साल ले रहे हो, तो दीजिए, उसको वसूल तो करिए। जो आपने नीति बनाई है, जो आपने सोच या जो आपका लक्ष्य, उसको पूर्ण तो करिए। यही परिणाम आधारित बजट है। इस पे ज्यादा एग्जामिनर घुमाएगा नहीं, तो क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। शून्य आधारित बजट पे स्टोरी बना सकता था, तो मैंने वहां आपको बता दिया। एक होता है प्रदर्शन बजट और एक होता है परिणाम बजट। तो परिणाम बजट तो आपने समझ लिया। अब देखिए प्रदर्शन बजट क्या है। यहाँ मात्रा पर ध्यान देता है। उदाहरण, सरकार ने स्वास्थ्य बजट से 100 रुपए 100 नए अस्पताल बना दिए। सरकार ने 100 अस्पताल बना दिए, यह प्रदर्शन है। परिणाम क्या है? यह गुणवत्ता और प्रभाव पर ध्यान देता है। उदाहरण, उन 100 अस्पतालों के बनने से शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, यह परिणाम है। तो प्रदर्शन क्या है कि हमने मान के चलिए शिक्षा के लिए एजुकेशन पॉलिसी सरकार ले आई,
अगर अब हाँ, इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एजुकेशन पॉलिसी आई या ऐसा है, वो किस प्रकार के बजट में आएगा, तो याद रखिए वह आएगा आपका प्रदर्शन आधारित बजट में। तो उससे हमें ये देखना है कि परिणाम क्या निकल रहा है 5 साल में, 3 साल में। तो आप एक घरेलू उदाहरण से समझ गए होंगे। बहुत आसान आसान चीजों से मैं आपको इतना बेहतरीन बना दूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कि आप भी मेरी तरह किसी को भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक होता है जेंडर बजटिंग। ये क्या है, ये देखिए, इसकी शुरुआत, ये तो फैक्ट याद रखना है, 2005 में हुई थी। यह महिलाओं के लिए कोई अलग बजट नहीं है। अगर आपको ये लिख दिया जाए कि महिलाओं के लिए अलग से बजट होता है तो ये कथन गलत हो जाएगा, बल्कि यह मुख्य बजट का ही हिस्सा है, जिसमें यह देखा जाता है कि सरकार की कुल खर्च का कितना हिस्सा महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण पर खर्च हो रहा है। लैंगिक समानता लाना इसका उद्देश्य होता है। इस चीज को याद रखना है। इससे भी कोई कठिन क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, तो हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। एक घरेलू उदाहरण है, इसको पढ़िएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ग्रीन बजटिंग, नाम से ही पता लग रहा है कि हरियाली, जहां पे आप फैक्ट्री बना रहे हो, चीजें बना रहे हो। कैंपा फंड आपने सुना होगा। देखिए, करंट को ऐसे ही लिंक किया जाता है। कैंपा फंड सुना है? कैंपा फंड में क्या है कि जो आप जमीन ले रहे हो, चीजें कर रहे हो, जितने पेड़ वहां से हटा रहे हो, तो उतने ही पेड़ आपको दूसरी भूमि में लगाना पड़ेंगे, है ना। तो देखिए, यही होता है ग्रीन बजटिंग। ग्रीन बजटिंग में क्या है कि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। आप देख भी रहे हैं गर्मी किस हिसाब से बढ़ रही है, बिल्डिंगे बनाए जा रहे हैं बड़ी बड़ी, इसको विकास कहेंगे क्या हम? तो बजट में ऐसी नीतियां और खर्च को प्राथमिकता देना जो पर्यावरण को बचाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा पर सब्सिडी दे दी, तो ये ग्रीन बजटिंग में आएगा। तो आपसे क्वेश्चन यहां बन सकता है कि ग्रीन बजटिंग के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौर ऊर्जा में सब्सिडी देना, क्या इसके अंतर्गत आता है? हाँ, आता है। पवन ऊर्जा के लिए टैक्सों में छूट देना, या इलेक्ट्रॉनिक बाईसाइकिल के लिए टैक्स में छूट देना, हाँ, ये सब ग्रीन बजटिंग में आएगा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो गया होगा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाना ताकि लोग इसका कम इस्तेमाल करें, ये भी आपके कथन में डाल दिया जाएगा कि जीवाश्म ईंधन के लिए टैक्स कम करना, तो ये बात गलत हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पे कमांड जरूर रखिएगा। अब ये बात तो मैंने आपको कल छोटे शब्दों में बता दी थी कि राजकोषीय कर्षण क्या है। जैसा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, कर उछाल पढ़ाया था। तो वही चीज है कि कंपनी ने देखा महंगाई बढ़ रही है, सरकार ने देखा महंगाई बढ़ रही है, आपकी पहले सैलरी थी 5 लाख रुपए सालाना, अब वो हो गई 10 लाख रुपए सालाना। तो पहले आपको 5 लाख में 2% टैक्स देना होता था टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब अगर जो 10 लाख आपका सालाना हो रहा है, इसका टैक्स स्लैब 3% का है, तो पैसे आपके, सरकार ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, पर आपके टैक्स में अधिक पैसे जाना शुरू हो गए। इसको कहते हैं राजकोषीय कर्षण। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों को कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना पड़ता है। वेतन बढ़ने से कर्मचारी उच्च टैक्स स्लैब में चले जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजकोषीय कर्षण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो व्यक्ति हैं वो उच्च टैक्स स्लैब में चले जाते हैं बिना टैक्स बढ़ाए। ठीक है। परिणाम क्या होता है कि सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया, फिर भी लोग ज्यादा टैक्स देने लगते हैं और उनकी असली क्रय शक्ति यहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये सब कथन बन सकता है कि राजकोषीय, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, डायरी उठाइए। राजकोषीय कर्षण के निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन लिखिए, इसमें सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया जाता है जिससे कि उनको राजस्व प्राप्तियां जिससे कि उनके राजस्व प्राप्तियां में वृद्धि होती है। दूसरा कथन लिखिए, इसमें सरकार के द्वारा टैक्स नहीं बढ़ाया जाता है, बिना टैक्स बढ़ाए राजस्व प्राप्तियां में वृद्धि होती है। बताइए अब कौन सा सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है, पहला कथन गलत है। कॉन्सेप्ट मजबूत है, आपने तुरंत कैप्चर किया और आराम से क्वेश्चन करके आगे बढ़ गए। अब इसमें एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति लगा के कोई भी चीज कह दें। अब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ क्रय शक्ति बढ़ती है राजकोषीय कर्षण में, नहीं, क्रय शक्ति घटती है। इस चीज को याद रखना है। उच्च टैक्स स्लैब होता है, बिना टैक्स बढ़ाए टैक्स के राजस्व की प्राप्तियां में वृद्धि होगी। राजस्व प्राप्तियां मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप, मैं मानता हूं कि रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। तो टेलीग्राम से जल्द जुड़िए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपनी एक फोन में या जहां से आप जैसे पढ़ते हो एक फाइल बनाइए, भारतीय अर्थव्यवस्था
वहाँ पर जो पीडीएफ है उन्हें लाइन से डाउनलोड करके जैसे चैप्टर वाइज है वैसे रखिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। और मेरी पढ़ाने की टेक्निक ऐसी है कि आपको बार बार रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर 2 बार भी पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, एक बार में जो सुन लेते हैं, और इतने सरल सरल उदाहरण है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। अब देखिए राजकोषीय कर्षण का मैंने एक सरल सा उदाहरण दे दिया है, अब आपको चीजें समझ में और आ जाएंगी। वैसे भी मैं उम्मीद करता हूं जैसा मैंने समझा है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है राजकोषीय चट्टान क्या है, फिजिकल क्लिफ क्या होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जब सरकार अचानक यहाँ क्या कर रही है, टैक्स बढ़ा रही है और अपने खर्चे क्या कर रही है, कम कर रही है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से सीधा कथन बनेगा, यहीं से बनेगा कि इस समय सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया जाता है और अपने खर्चों में कमी की जाती है। तो ये बात सत्य हो जाएगी जब चट्टान की बात होगी। इससे बाजार से सारा पैसा अचानक गायब हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में गिर सकती है। इसे कहते हैं चट्टान से नीचे आ गई, इसे कहते हैं राजकोषीय चट्टान। तो इस पे कथन बनेगा। चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन लिखिए। राजकोषीय चट्टान के निम्न प्रभाव पर विचार करें। ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए। बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। मंदी की स्थिति आ जाएगी, इसका ये क्या ये प्रभाव होगा। दूसरा, उछाल आएगी अर्थव्यवस्था में। तीसरा, दोनों दोनों स्थिति हो सकती हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन गया तो आप इसका आंसर आराम से लगा के मंदी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, खर्चों में कमी कर दी जा रही है। अब आपसे इस पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राजकोषीय चट्टान के निम्न कथनों में विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा। तो वहां पर ये लिखा जा सकता है कि इस समय भारत सरकार की योजनाओं में कमी की जाएगी। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा बनाता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। कमी की जा रही है ना, ये देखो खर्चों में कमी कर दी जाती है, इस चीज को याद रखना है। व्यवहारिक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, व्यवहारिक उदाहरण इसको आप लोग ही पढ़ना, आप लोग जरूर पढ़ें, ये आपका कर्तव्य है। बहुत आसान है, अगर मेरी चीजों से भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपकी क्लियरिटी और अच्छी मजबूत हो जाएगी। अब होता है राजकोषीय प्रोत्साहन। क्या होता है, आपको जैसे कि प्रोत्साहन नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या है, मेरे हाथ में तकलीफ है तो थोड़ा ज्यादा देर तक होल्ड करता हूँ तो दर्द होने लगता है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको सीधा भी कर लेता हूँ बीच बीच में, है ना। तो मेहनत करते रहिए, परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती ही रहती हैं, यही मैं आपसे कहता हूँ। तो राजकोषीय प्रोत्साहन का मतलब सीधा सी बात है कि सरकार अधिक से अधिक व्यय कर रही है, अधिक से अधिक योजनाएं चला रही है, अधिक से अधिक मतलब टैक्स को कम कर रही है, तभी तो राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि बाजार में अधिक से अधिक पैसा जाए। सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही चीज है जो मैंने आपको बोला। और ये व्यवहारिक उदाहरण, बैटरी डाउन है तो प्रोत्साहन का जम कर देंगे। हेलीकॉप्टर मनी, अब इसको लिंक कर पा रहे हो क्या, आप लोगों ने रिवीजन किया है। मुद्रीकृत घाटा मैंने बताया था। मुद्रीकृत घाटा क्या होता है, जिस समय आरबीआई नए नोट छापता है जबकि राजकोषीय घाटा बढ़ता है, उस समय मुद्रीकृत घाटा मतलब ये आरबीआई पैसा छाप के सरकार को दे रहा है, उस समय क्या होगा, इसी कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। इसमें क्या होता है, जब भयंकर मंदी हो और कोई भी तरीका काम ना करे तो केंद्रीय बैंक नए नोट छापता है और सरकार उसे सीधे जनता के बैंक खातों में मुफ्त में बांटती है। यह कर्ज नहीं, इसे कभी वापस नहीं देना होता है, जैसे आसमान से पैसा बरस रहा है, लूटते जाओ। तो हेलीकॉप्टर मनी के निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया होगा, आप इसका आंसर दे लेंगे, कथन कुछ भी बनाए जाए। क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। अधिक से अधिक मार्केट में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बाजार अस्थिर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा होगा, लोग इतनी डिमांड करेंगे, कितनी सप्लाई दे पाएंगे आप। तो बाजार में अस्थिरता आएगी, कंट्रोल जरूरी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग से सोचा करिए जब भी कोई कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण, मैं हर एक कॉन्सेप्ट के बाद उदाहरण देता हूँ जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए हेडपंप बना दिया है। पंप प्राइमिंग क्या होती है, मंदी से उबरने के लिए सरकार द्वारा किया गया प्रारंभिक निवेश। यह पूरे बाजार को पैसा नहीं देता,
बल्कि वह इतनी चिंगारी देता है कि अर्थव्यवस्था की रुकी हुई मशीन अपने आप चालू हो जाए। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि पूर्ण रूप से सरकार विस्तारवादी नीति का प्रयोग करेगी, तो नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ बताया है, सूखा है हैंडपंप। गांव में एक पुराना हैंडपंप है जो सूख गया है, जैसा कि आपने इमेज में देखा। आप कितना भी हैंडल चलाए, पानी नहीं आता, मंदी की स्थिति है। एक लोटा पानी, तब एक बुजुर्ग आता है, बाहर से एक लोटा पानी ऊपर से पंप में डालता है। सरकार नया हेडपंप नहीं लगा रही, बस वो एक लोटा डाल रहा है। इससे वैक्यूम बनता है और फिर पंप जमीन से हजारों लीटर पानी निकालने लगता है। इतना एक लोटा बराबर ही काम किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी। एक मैंने पढ़ा था क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जिसमें मैंने बताया था कि ये सरकार का व्यक्ति है, याद आ रहा होगा आपको, और ये मैं हूं, और मैं भी इस यहाँ पर प्लांट लगाना चाहता हूँ, कंपनी लगाना, और सरकार भी चाहती है। पर सरकार का जो व्यक्ति वो अधिक से अधिक बैंक से लोन लेता है, वो सरकारी आदमी है, चीजें करता है, उनकी फैक्ट्री लग जाती है। हमको बैंक बड़ी वृद्धि दर में पैसा देते हैं, तो हम ये सपना तोड़ देते हैं। ये था क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब एक होता है क्राउडिंग इन इफेक्ट। क्या होता है? इस समय सरकार क्या करती है, मान के चलिए कोई बंजर गांव है, चीजें हैं। अब सरकार को लगता है कि यहाँ पर अगर हम निवेश करते हैं तो निजी क्षेत्र भी आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि यहाँ क्या होगा, खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब उस सूखे में उन्होंने हाईवे बनाना शुरू कर दिया। उस गांव में दो चार बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, अच्छी सी फैसिलिटीज से खुद सरकार ने कई चीजों में निर्माण कर दिया। वहां का मार्केट चलने लगा। अब निजी क्षेत्र वहां पर आ जाएगा। तो जहां पर सूखा पड़ा था पूरा, वहां पर सरकार ने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, तो निजी क्षेत्र का भी इंटरेस्ट जाग गया और निजी क्षेत्र भी आ गया। मतलब कि निजी क्षेत्र को एक प्रकार से बुलावा देना, सरकार जब निवेश करना शुरू करे और निजी क्षेत्र भी आना शुरू हो जाए, उसी को कहते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे क्या है, जब सरकार बुनियादी ढांचे जैसे सड़क बिजली पर इतना पैसा खर्च करती है कि उसे देखकर निजी क्षेत्र भी निवेश करने लगे, इसे ही आकर्षित होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आजकल न्यूज में चल रहा है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ एकड़ जमीन अपने परिवार और सबके लिए खरीद ली। वहीं से सरकारी योजनाएं निकल रही हैं, वहीं से सब कुछ हो रहा है। अब जमीनों के रेट बढ़ गए हैं, अब वहीं पर निजी क्षेत्र भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसे क्राउडिंग इन इफेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि सरकार ने वहां पर ध्यान देना शुरू किया, वहीं पर निजी क्षेत्र आना शुरू हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है, क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या है। क्राउडिंग इन इफेक्ट का मतलब सिंपल सा दिमाग में याद रखना है। नहीं आ रहा समझ में, ये ले, मैं हर एक चीज का ऐसा उदाहरण दे दूंगा कि जीवन में कोई चीज भूलना ही नहीं है। शहर के बाहर एक सुनसान इलाका था। सोचिए आपके यहाँ भी कोई सुनसान इलाका होगा, जहाँ कोई प्राइवेट कंपनी अपनी दुकान नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि वहां सड़क और बिजली थी ही नहीं। तो कोई कंपनी क्यों आएगी और सड़क बिजली पे क्यों खर्च करेगी वो। सरकारी हाईवे का जादू। सरकार ने वहां एक शानदार 6 लेन हाईवे बना दिया। इसे देखते ही रिलायंस पेट्रोल पंप आ गया, मैकडॉनल्ड्स आ गया, कई ढाबे वहां खुल गए। तो क्या है, निजी क्षेत्र के तो हैं सब। इससे क्राउडिंग इन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, आप लोग नहीं देखते कि हाईवे बन गया, खूब सारे ढाबे खुल गए, दुकानें बन गई, चीजें हो, तो वो क्राउडिंग इन इफेक्ट है। क्राउडिंग आउट क्या है, क्राउडिंग इन क्या है, इन दोनों को मिला के ही एक क्वेश्चन का निर्माण किया जाएगा। तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अब आपको इस कॉन्सेप्ट पे कमांड हो गई होगी। राजकोषीय फिसलन क्या है? फिसलन शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आप भी फिसल जाते हैं। ऐसे ही देखो, खर्च तय सीमा से बहुत ज्यादा हो जाता है। सोचा था कि 10 रुपए खर्च करेंगे, दोस्त के साथ घूमने गए, 100 रुपए खर्च कर दिए, 90 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, यही फिसलन है। आप यहाँ से समझिए। मैं तो कहता हूँ किताबी भाषा छोड़ो, मेरी कहानियों से समझ लो हर एक चीज। लो, पिताजी ने महीने की शुरुआत में तय किया था कि इस बार क्रेडिट कार्ड का बिल 5,000 से ज्यादा नहीं होने देंगे। अचानक घर में कोई रिश्तेदार आ गया, फ्रिज भी खराब हो गया। महीने के अंत में घाटा 15,000 हो गया। पिताजी अपने लत से फिसल गए। अब वो 5,000 का बिल कितना हो गया, मान के चलो 10,000। सोचा तो 5,000 था, पर वो 10,000 हो गया। यही राजकोषीय फिसलन है, लेकिन नीति कुछ और बनाई थी, पैसा अधिक खर्च हमारा हो गया है। अब आप सभी लोग भी पानी पीजिए, थोड़ा सा मैं भी हाथ को रेस्ट देता हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट अफेयर का जो लिंक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, फैक्ट ज्यादा है क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे समझा दिए। फैक्ट है, मैं मार्क करता जाऊंगा, उन पर ज्यादा ध्यान आपको देना है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, एक शब्द याद आ रहा हो, ग्लाइड पाथ, जहां पे मैंने एक हवाई जहाज की बात की थी। देखिए, मेरी स्टोरियां ऐसी होती हैं कि अगर मैंने नाम ले दिया तो अगर आपने एक बार मेरे से पढ़ा होगा, अब आपको याद आ गया होगा।
हवाई जहाज सीधा तो नहीं उतर रहा ना, धीरे धीरे धीरे, तो ग्लाइड पाथ पर है भारत राजकोषीय घाटे में। सरकार ने राजकोषीय समेकन के तहत 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% निर्धारित किया है। तो धीरे धीरे से वो कम कर रहे हैं, पर एकदम से आप कह दो कि नहीं नहीं एक काम करो इसको ना 3% कर दो, ये दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे तो एक ग्लाइड पाथ का तरीका है, और यहीं पर एक तरीका बना दिया जाएगा कि राजकोषीय घाटे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में ही सरकार के द्वारा ग्लाइड पथ को अपनाया गया है। अब आपको ग्लाइड पथ पता ही नहीं है, आप गलत हो जाओगे। यहाँ पे आप कहोगे ग्लाइड पथ क्या है, और जिन्होंने मेरे से पढ़ा है वो तुरंत सही मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही यही करंट अफेयर का तड़का होता है। अब सरकार का नया लक्ष्य ऋण जीडीपी अनुपात को प्राथमिक आधार बनाना है और इसे 2031 तक 50% के करीब लाना है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले कितना था याद बताओ, ऋण जीडीपी अनुपात 60%। 60% में क्या था, 40% सेंट्रल, 20% स्टेट। याद आ रहा कुछ, कल ही मैंने पढ़ाया है। सारी चीजों को देखिए, रिवीजन जरूर करिए। टैक्स टू जीडीपी अनुपात क्या है? यह अनुपात बताता है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय में कितना हिस्सा सरकार के टैक्स के रूप में मिलता है। विकसित देशों में यह 30 से 40% होता है। भारत की स्थिति क्या है, यह लगभग 12.1% तक अनुमानित है। यह संख्या पिछले कुछ वर्षों में सुधरी है, लेकिन अभी भी बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र और कृषि आय के कारण कर मुक्त है। तो यहीं से आपका कथन बनेगा कि इस समय क्या स्थिति है ऋण जीडीपी अनुपात की। तो आपको पता होना चाहिए हमारी स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। 12.1% तक हमारा अनुमानित है, और विकसित देश में सबसे अधिक टैक्स आ रहा है। 30 से 40% लोग वहां टैक्स है, अधिक कमाई है, अधिक चीजें हैं, क्लियर है। टैक्स एक नॉर्मल के तहत रखा गया है। मैंने आपको एक कर पढ़ाया था यार, लाफेर कर पढ़ाया था, उल्टा युवा कर बताया था। उसमें सब बताया था कि अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो नीचे धड़ाम से गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज से आप भी चीजों को लिंक जरूर किया करिए, रिवीजन जरूर किया कीजिए। मैं इसलिए कहता हूँ रिवीजन करिए। अब वहां पे लाफेर कर्व को उठा के और ऋण जीडीपी अनुपात को उठा के एग्जामिनर एक क्वेश्चन को मैच कर देगा, कि बना देगा कि एक्स व्यक्ति ने ऋण जीडीपी अनुपात या किसी देश की अर्थव्यवस्था को उठा लेगा। मान के चलो वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अब आपको लगे करंट अफेयर है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ रहा है। इसका निम्न कारण यह है कि वहां अधिक से अधिक टैक्स आ रहा है, और टैक्स में कई प्रकार की लाफेर कर्व के जरिए सुधार किए गए हैं। टैक्स एक स्लैब में अनुमानित रखा गया है। इस तरीके से बड़ा कथन बनाएगा। आप कहेंगे लेंदी है सर, लेंदी, इतना लेंदी बना दिया। कॉन्सेप्ट पे कमांड होगी, तुरंत टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे मैंने एक उदाहरण दिया है ये, है ना। तो इसी तरीके से चीजें बनती हैं, लिंक होती हैं। तो आपको याद रखना है लाफेर कर्व। इसमें भारत में क्या चुनौती है, भारत में क्यों कम है? ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रोजगार में हैं, जहां नगद लेन देन होता है, जो टैक्स के दायरे में नहीं आता। देश की एक बड़ी आबादी कृषि में है, जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। ये भी आपके कथन में डाल दिया जाएगा, इनको याद रखना है। लोग अपनी आय कम दिखाते हैं। यहाँ पर सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा कम पड़ता है, जिससे घाटा बढ़ता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक सरल सा उदाहरण भी दे दिया। मान लीजिए एक घर में 10 लोग रहते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, लेकिन जब घर के खर्च के लिए पैसे देने की बारी आती है तो 8 लोग बहाने बना देते हैं, 2 लोग देते हैं, और सारा बोझ सिर्फ 2 ईमानदार लोगों पर आ जाता है। इसे संकीर्ण कर दायरा कहते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है। यही स्थिति है। सुधर तो रहा है धीरे धीरे, स्थितियां सरकार सुधार रही है, और हमारा अनुमानित है 12.1%। एक फैक्ट में डाल दिया जाएगा। पीसीएस ज्यादा, बीपीएससी तो ज्यादा करता है, और आपका राजस्थान वाले भी ज्यादा करते हैं, राजस्थान पीसीएस वाले। तो इस चीज को याद रखना है, फैक्ट डाल देंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। पूंजीगत व्यय पर भारी जोर है। कितना है 2024 में? 12.22%। तो अच्छी बात है। संपत्ति निर्माण का युग। भारत सरकार ने अपने बजट में क्या किया है कि पूंजीगत व्यय, उन्होंने कहा सड़क बनाओ, रेलवे बनाओ, रक्षा बुनियादी को बढ़ाकर इतना। तो ये अच्छी बात है। सरकार लगातार राजस्व व्यय के बजाय ठोस संपत्तियों के निर्माण पर जोर दे रही है। तो एक हमारे लिए कैसी बात है, एक हमारे लिए सकारात्मक, कैसी है, सकारात्मक बात है ये। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, इस फैक्ट को भी याद रखना है। प्रभाव क्या होगा ये देखिए, जब सरकार राजस्व व्यय के रूप में 1 रुपए खर्च करती है तो जीडीपी केवल देखिए इतनी बढ़ेगी, लेकिन जब सरकार पूंजीगत व्यय में 1 रुपए खर्च करती है तो देखो कितना बढ़ रहा है। तो ये दोनों कथन आपके एग्जाम में डाल दिए जाएंगे, याद रखिएगा। इसे ही गुणक प्रभाव कहते हैं, क्योंकि यह एक चेन के रिएक्शन में पैदा होता है।
अभी आपसे पूछा गया था मनी मल्टीप्लायर गुणक प्रभाव। अब आपसे आने वाले समय में ये पूछा जाएगा कि पूंजीगत व्यय का गुणक प्रभाव के निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, और वहां पे एक स्टोरी बना जाएगी कि सरकार के द्वारा राजस्व व्यय में 2 रुपए खर्च किया जाता है, वह लाभदायक है, पूंजीगत व्यय में 1% व्यय किया जाता है कि यह लाभदायक है। तो आप 2% समझ के इसको सही मत करिएगा, इसको सही करिएगा। वहां 1 रुपए भी आप पूंजीगत व्यय में दे रहे हो तो अधिक से अधिक लाभ होगा, क्योंकि राजस्व व्यय हैं जो नियमित चलते रहते हैं, कोई ज्यादा मुनाफा नहीं आता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से दिमाग की बत्ती जलाओ और क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन तुरंत में किया करो अपने दिमाग में किस तरीके से एग्जामिनर सोच सकता है। ये तब आएगा आपको जब आप मेरे से पढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप में भी ये कला विकसित हो जाएगी। PYQ देखते रहेंगे कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, किस तरीके से प्रश्न बना रहा है। आजकल क्या है, सीधे प्रश्न आना बंद हो गए हैं, चीजों को बड़ा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट पे कमांड है कि नहीं। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, हर सब्जेक्ट आपको ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। अब शॉर्ट नोट्स का जमाना गया, ये बात याद रखिएगा। ये लीजिए, मैंने यहां भी दे दिया प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये दोनों मैंने समझा दिए थे। तो प्रत्यक्ष कर से आप देखेंगे 58% और 42% अनुमानित हिस्सा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कर से आ रहा है। अमीरों पर ज्यादा बोझ है, यह बढ़ाना अच्छा होता है। अमीर गरीब सब बराबर पर बोझ, ठीक है। भारत अब अप्रत्यक्ष कर के बजाय प्रत्यक्ष कर से ज्यादा कमा रहा है, जो एक सकारात्मक और न्यायसंगत संकेत है। ये भी आपका एक कथन है, इसको याद रखिएगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तब भी एक बार पढ़ लीजिए। ये सब फैक्ट हैं, अब यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, ऋण जीडीपी अनुपात आप समझ गए हैं। अब ये सब फैक्ट है, इनको याद रखना है। बीपीएससी है, आरएस है, यूपी पीसीएस है, छत्तीसगढ़ पीसीएस है, एमपी पीसीएस फैक्ट डालते हैं। यूपीएससी भी अब शुरू कर दिया है फैक्ट डालना, तो फैक्ट को तो आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि ऋण जीडीपी अनुपात क्या होता है, टैक्स अधिक से अधिक आता है तो अच्छा है ना। तो ये सिर्फ चीजें विकासशील देश में 30 से 40% आ रहा है, हमारे देश में अनुमानित 12.1% है। ये सब फैक्ट है, अगर एक फैक्ट क्लियर रहेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। कॉन्सेप्ट जितने थे सारे ओवर हो चुके हैं। राजकोषीय नीति का भविष्य क्या है, देखिए आप। तकनीक का उपयोग करके टैक्स चोरी को रोकना, सब्सिडी का स्पष्टीकरण करें, जहां देना आवश्यक हो वहां दें, जहां नहीं आवश्यक वहां पर हटाएं। विनिवेश करें, विनिवेश मैंने आपको कल बताया था, शेयरों को बेच देना। गैर रणनीतिक सरकारी कंपनियों को बेचकर प्राप्त धन को बुनियादी ढांचे में लगाना। अब देखिए, भाग 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया, भाग 3 कंप्लीट कर लिया, तो हमारे पूरे एनसीईआरटी और बेसिक स्ट्रक्चर जो भी था वो सब कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक चीज बची हुई है, वो यहाँ नहीं, वो मैं आपको आने वाले समय में कि प्रगतिशील कल क्या है ना, इस 2-3 लाइनों का होता है, वो मुझे एक चैप्टर में पढ़ाना है, उस समय लिंक करके तो मैं वहां पर पढ़ाऊंगा। कोई भी चीज छूटी नहीं है, सारी चीजें कंप्लीट हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, लाइक कर रहे हैं। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे साथियों कि आप बहुत जल्द इस चैनल को, मेरे को इतना सहयोग देंगे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकूं। धन्यवाद।